नमस्कार दोस्तों, लर्निफाई यूनिवर्स के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण विच्छेद का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक केवल वर्ण विचार के लिए ही नहीं बल्कि संधि को सही ढंग से समझने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम इसे बिल्कुल बेसिक से एडवांस स्तर तक सीखेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। तो सबसे पहले हम वर्ण विच्छेद से संबंधित जो परिभाषा है और वर्ण विच्छेद से संबंधित जो सामान्य जो नियम है उनका अध्ययन करेंगे, ताकि हम वर्ण विच्छेद को बेहतर तरीके से समझ सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम परिभाषा देखें वर्ण विच्छेद की, तो वर्ण विच्छेद की परिभाषा क्या कहती है कि किसी अक्षर शब्द को ध्वनि के आधार पर अलग अलग जब वर्णों में हम तोड़कर लिखते हैं तो उन्हें ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। अर्थात किसी अक्षर या शब्द को ध्वनि के आधार पर अलग अलग वर्णों में तोड़कर लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। इनको हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम उदाहरण को देखें तो 12 खड़ी के जो उदाहरण हैं उसके अंतर्गत जो अक्षर है, जैसे कि क से लेके क तक यहाँ पर मैंने लिया है ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सके। तो सबसे पहले देखते हैं क। तो जब हम क का उच्चारण करते हैं तो हमें क में आ की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है। क में जो आ की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है, अर्थात हम क से आ की ध्वनि को अलग करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार जब हम का उच्चारण करते हैं तो हमें आ की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है। दीर्घ आ की जो ध्वनि है वो क्या पड़ती है, सुनाई पड़ती है इनके उच्चारण में। तो हम का से आ को अलग करके लिख सकते हैं। का की से आ की ध्वनि को अलग करके लिखा जा सकता है। उसी प्रकार जब हम की का उच्चारण करते हैं तो हमें ई की, का में ई की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है, अर्थात हम का से ई को अलग करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार जब की बोलते हैं, जब की का उच्चारण हम करते हैं तो हमें का में दीर्घ ई की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है। दीर्घ ई की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है, अर्थात हम का से ई को अलग करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार जब हम कू का उच्चारण करते हैं तो हमें का में ऊ की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है, अर्थात हम का से ऊ को अलग करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार जब हम कू का उच्चारण करते हैं तो का में दीर्घ ऊ की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है, अर्थात हम का से ऊ को अलग करके लिख सकते हैं। जब हम क्री का उच्चारण करते हैं तो हमें का में री का जो उच्चारण है या ध्वनि जो है वो सुनाई पड़ती है, अर्थात का से हम री को अलग करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। के का जब उच्चारण करते हैं तो का में हमें ए की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है, का से ए को हम अलग करके लिख सकते हैं इस तरीके से। कै जब बोलते हैं तो कै का जब उच्चारण करते हैं तो का में हमें ए की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है, तो का से हम ए को अलग करके भी लिख सकते हैं। को का जब उच्चारण करते हैं तो का में ओ की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है, का से हम ओ को अलग करके लिख सकते हैं। जब हम काव का उच्चारण करते हैं इसी प्रकार तो का में हमें औ की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है, अर्थात इन ध्वनि को हम अलग करके लिख सकते हैं। इन सभी ध्वनि में आपने एक बात ध्यान दी होगी कि जब हम विभिन्न अक्षरों का उच्चारण कर रहे हैं, जैसे कि का हो गया, की हो गया, और भी जितने भी जो अक्षर हैं क तक के, इन सभी अक्षरों का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हम इनको अलग अलग वर्णों में तोड़ रहे हैं। जैसे कि का हमने उच्चारण किया तो का और आ में हमने इसको तोड़ दिया। जब का हमने उच्चारण किया तो का और आ में हमने इसे तोड़ दिया। इस तरीके से हमने क तक के अलग अलग जो वर्ण हैं इनमें हमने इनको विभाजित किया, तोड़ कर लिखा। तो इसी अलग अलग
अलग अलग वर्णों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। अर्थात जब हम किसी अक्षर या शब्द को अलग अलग वर्णों में जब हम तोड़ते हैं, अलग अलग जब वर्णों में हम तोड़ते हैं, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विच्छेद कहलाती है। इनके अलावा अगर अन्य व्यंजन वर्ण देखें तो अंतस्थ व्यंजन हो गया, जैसे कि या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन हो गया, शा, 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 हा। संयुक्त व्यंजन हो गया, श, त्र, श्र, ज्ञ। इन सभी को ध्वनि के आधार पर अलग अलग वर्णों में तोड़कर लिखा जा सकता है, उनका वर्ण विच्छेद किया जा सकता है। अब हम शब्द का उदाहरण देखते हैं कि शब्दों से किस प्रकार ध्वनि को अलग किया जा सकता है। तो सबसे पहला अगर हम शब्द देखें तो राम है। तो राम शब्द से अगर हम ध्वनि को अलग करें तो सबसे पहले हम रा को देखते हैं। तो जब रा का उच्चारण करते हैं तो रा में हमें आ की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है। इस प्रकार से इसको हम दो वर्णों में तोड़कर लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम माँ को देखते हैं तो माँ में हमें आ की जो ध्वनि सुनाई पड़ती, उसको भी इस प्रकार से तोड़कर लिखा जा सकता है। अर्थात जब हम राम का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें रा, उसके बाद आ, मा और आ की जो ध्वनि है हमें सुनाई पड़ेगी। अर्थात इन वर्णों में ये क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, और इसी को हम शब्दों का वर्ण विच्छेद कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे कि घर एक शब्द है। तो जब हम घा बोलते हैं तो घा में हमें आ की ध्वनि सुनाई पड़ती है, तो घा से हम आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लेंगे। उसके बाद अगला जो हमारा अक्षर है रा है, तो रा में जब हम आ की जो रा का उच्चारण करते हैं तो हमें आ की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है, तो रा से हम आ की ध्वनि को अलग कर लेते हैं। इस प्रकार हमने घर शब्द का क्या कर लिया? वर्ण विच्छेद हमने इस प्रकार से घर शब्द का हमने वर्ण विच्छेद किया। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम स्वर रहित व्यंजन लेखन के प्रकार देखते हैं। तो स्वर रहित व्यंजन लेखन के अगर प्रकार देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हलंत या हल चिन्ह, दूसरा अर्ध अक्षर। हलंत या हल चिन्ह क्या होता है, अब इसको देखते हैं। तो एक ये तिरछी रेखा होती है जो वर्ण के नीचे लगाई जाती है, व्यंजन वर्ण के नीचे लगाई जाती है। जैसे कि का है, अगर का को हम सामान्य रूप से लिखें इस प्रकार से, तो ये का अभी स्वर युक्त का कहलाएगा क्योंकि हम इनका उच्चारण कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी को इसके नीचे एक तिरछी रेखा खींच दें तो ये क्या कहलाएगा? स्वर रहित व्यंजन कहलाएगा। और हम स्वर रहित व्यंजन लेखन में हल चिन्ह के साथ व्यंजन वर्णों को लिखते हैं। इसी प्रकार जब चा है तो चा के नीचे हम अगर एक तिरछी रेखा खींच देते हैं तो ये स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाएगा। टा है, टा के नीचे एक तिरछी रेखा खींचते हैं तो ये स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाएगा। दूसरा जो प्रकार है वो अर्ध अक्षर है। अर्थात जब हम क को आधे अक्षर के तौर पर लिखते हैं तो ये अर्ध अक्षर कहलाता है। इसी प्रकार खा, गा और बा है। एक बात आपको याद रखनी होगी दोस्तों कि अर्ध अक्षर एकमात्र ऐसा अक्षर है जो सामान्यतः हिंदी लेखन में प्रयोग किए जाते हैं। आपने इनको विभिन्न विषयों में अलग अलग तरीके से इनके अर्ध अक्षर स्वरूप को देखा होगा। अब हम देखते हैं वर्ण विच्छेद से संबंधित जो सामान्य नियम हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या कहता है कि जब व्यंजन से स्वर को अलग किया जाता है तो व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह या हल का चिन्ह लगाया जाता है।
अब इनको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि शरद, शरद एक शब्द है, तो हम इसको श, पहले हम श का उच्चारण करते हैं, तो श का जब उच्चारण करते हैं तो हमें श में आ की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो जब हम व्यंजन से स्वर को जब अलग करते हैं तो हम व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींचते हैं, और वो क्या होता है, वो तिरछी रेखा को क्या कहा जाता है, हिंदी व्याकरण में हलंत कहा जाता है। इसी प्रकार अगर हम रा को देखें तो रा से जब आ की जो ध्वनि है उसको जब हम अलग करते हैं तो रा के नीचे एक तिरछी रेखा खींचते हैं, अर्थात हलंत लगाते हैं। इसी प्रकार द है, उससे जब हम आ की जो ध्वनि है उसको अलग करते हैं तो द के नीचे हम एक हलंत चिन्ह लगाते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि जब किसी व्यंजन से स्वर को अलग किया जाता है तो व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। इसको एक और उदाहरण से हम देखते हैं। जैसे कि जल एक शब्द है, तो जब हम ज का उच्चारण करते हैं तो हमें आ की ध्वनि सुनाई पड़ती है, अर्थात ज से जब हम आ की ध्वनि को अलग करते हैं तो ज के नीचे हलंत का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद अगर हम ला का जब उच्चारण करते हैं तो ला में हमें आ की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है, अर्थात हम ला से आ की जो ध्वनि को जब अलग करते हैं तो ला के नीचे हम हलंत का चिन्ह लगाते हैं। तो अब हम अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम क्या कहता है कि जब किसी शब्द में कोई व्यंजन पहले से ही आधा लिखा हो तो वर्ण विच्छेद करते समय उस व्यंजन के नीचे केवल हलंत लगाया जाता है, उसके आगे कोई स्वर नहीं लिखा जाता। अब ये नियम क्या कहता है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया है वक्त, वक्त एक मैंने शब्द लिया है। तो नियम ये कहता है कि जब हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं, जैसे कि व का जब सबसे पहले हम वर्ण विच्छेद करें या उच्चारण करें तो हमें व में आ की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है, तो व और आ की ध्वनि में इसको हम बांट सकते हैं और इसके नीचे हलंत चिन्ह पहले नियम के अनुसार। उसके बाद हमारा जो अगला जो अक्षर है वो अर्ध अक्षर है का है। तो नियम ये कहता है कि जो का होगा उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, हलंत का चिन्ह लगाएंगे, परंतु इसके आगे कोई स्वर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि का की अपनी कोई ध्वनि नहीं है, क्योंकि ये अर्ध अक्षर के तौर पर है, स्वर रहित व्यंजन वर्ण है। इस कारण का की कोई ध्वनि ना होने के कारण हम केवल उनके नीचे हलंत चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद अगला जो अक्षर है ता है, तो ता में हमें आ की जो ध्वनि सुनाई पड़ती है, और जब हमें पता है कि जब हम व्यंजन से स्वर को अलग करते हैं, अर्थात जब ध्वनि को अलग करते हैं, स्वर की ध्वनि को अलग करते हैं, तो ता के नीचे हम हलंत लगाते हैं इस तरीके से। इसी प्रकार हम एक दूसरा शब्द को उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे समस्त। तो सबसे पहले हम अगर इस सा का उच्चारण करते हैं तो हमें सा में आ की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है, और हम सा से आ की ध्वनि को अलग करते हैं इस तरीके से, और सा के नीचे हलंत लगाते हैं। उसी प्रकार जब माँ का उच्चारण करते हैं तो माँ में आ की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है, और माँ से आ को अलग करते हैं और माँ के नीचे हलंत चिन्ह लगाते हैं। अब हम देखते हैं आधा सा। तो आधा सा को हम नियम के अनुसार उनके नीचे केवल एक हलंत चिन्ह लगाकर लिखते हैं, और इसके आगे कोई स्वर नहीं लिखते, क्योंकि सा जो है वो स्वर रहित व्यंजन वर्ण है। और फिर इसके आगे ता में आ की ध्वनि छुपी है, तो ता से आ की ध्वनि को अलग कर हम लिखते हैं, अर्थात ता से आ की ध्वनि को अलग करते हैं तो ता के नीचे हलंत चिन्ह लगाते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब अगला नियम हम देखते हैं। तो अगला नियम क्या कहता है कि वर्ण विच्छेद करते समय संयुक्त जो व्यंजन हैं उनको हमेशा तोड़कर लिखा जाना चाहिए। अब ये नियम क्या कहता है, इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं
कि वर्ण विच्छेद करते समय संयुक्त व्यंजन को आखिर कैसे तोड़कर लिखना चाहिए। तो देखिए, जब हम श का जब उच्चारण करते हैं तो श जो है, इनके उच्चारण में हमें 3 ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। कौन कौन से वो ध्वनि हैं? तो क हो गया, श हो गया और आ हो गया। अर्थात श जो है वो 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। क, श और आ तीनों ध्वनि से मिलकर बना है। तो नियम ये कहता है कि जो श होगा, अर्थात जो संयुक्त व्यंजन जो होंगे, हमेशा उनको उनके ध्वनि, जितनी भी उनकी ध्वनि है उनमें तोड़कर लिखा जाना चाहिए। इसी प्रकार त्र का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो त्र भी 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। कौन कौन से 3 ध्वनि से मिलकर बना है? त, र और आ। इन तीनों ध्वनि से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? त्र का निर्माण हुआ है, अर्थात संयुक्त व्यंजन का निर्माण हुआ है। तो इनको हमेशा तोड़कर लिखा जाना चाहिए। इसी प्रकार अगर स्र देखें तो स्र का जो निर्माण हुआ है, श, र और आ, इन 3 ध्वनि से मिलकर बना है। उसी प्रकार ज्ञा का देखें तो ज, या और आ, इन 3 ध्वनि से मिलकर बना है। तो नियम क्या कहता है कि जब हम इन संयुक्त व्यंजनों का वर्ण विच्छेद करते हैं तो इन 3 ध्वनि में, इन सभी की जो 3-3 ध्वनियाँ हैं, इनमें इनको तोड़कर क्या किया जाना चाहिए? तोड़कर लिखा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। अब अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कहता है कि शब्दों का जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम निम्न बातों को ध्यान देते हैं, या निम्न बातों को हम देखते हैं। पहला कौन सा है? पहला जो है, शब्द रचना कौन कौन सी ध्वनि से हुई है। दूसरा, ध्वनियों के लिए भाषा में कौन कौन से वर्ण निर्धारित किए गए हैं। इनको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि रक्षा एक शब्द है, तो जब हम रक्षा शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो इनकी एक अपनी निश्चित क्या है? ध्वनि है। अर्थात रक्षा शब्द की जो रचना जो हुई है वो एक निश्चित ध्वनि से हुई है, और उन ध्वनियों को लिखने के लिए भाषा में पहले से ही क्या किया गया है? वर्ण को निर्धारित किया गया है। अर्थात हम इनकी शब्द रचना के अनुसार ही जो पूर्व निर्धारित वर्ण है भाषा में, उसी प्रकार से इनको लिख सकते हैं। जैसे कि रक्षा का अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो सबसे पहले र अगर देखें तो र में आ की ध्वनि छुपी है, उसको र से अलग करते हैं। उसके बाद अगर हम शा देखें तो शा में 3 ध्वनियाँ हमें देखने को मिलती है। तो श की जगह हम 3 ध्वनि लिख सकते हैं, जैसे कि क, श और आ। चूँकि यहाँ पर दीर्घ आ की जो ध्वनि है वो अंतिम में आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर हमने आ लिया। तो रक्षा शब्द के रचना के आधार पर ध्वनियों की जो उनकी एक निश्चित ध्वनि है, उनके आधार पर हम भाषा में पूर्व निर्धारित जो वर्ण है उनका प्रयोग करके हमने रक्षा शब्द का क्या किया? वर्ण विच्छेद किया। तो नियम यही कहता है कि शब्द रचना में जो जो ध्वनि है और उनके आधार पर जो भाषा में वर्ण निर्धारित किए हैं, उसी प्रकार से इनको क्या किया जाना चाहिए? लिखा जाना चाहिए। अगला उदाहरण अगर हम देखें, श्रम शब्द। अगर हम श्रम शब्द में वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें पता है श्रम जो है वो 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। कौन कौन से? श, र और आ। उसके बाद जब हम माँ का उच्चारण करते हैं तो माँ में आ की ध्वनि जो है वो छिपी है, और माँ से हम आ की जो ध्वनि है उनको अलग करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ण विच्छेद का जो मूल आधार है ध्वनि है। ये बात याद रखिएगा दोस्तों कि वर्ण विच्छेद का जो मूल आधार है वो क्या है? ध्वनि है।
कारण ये है कि ध्वनि के आधार पर ही हम वर्ण का विच्छेद कर पा रहे हैं और भाषा में उनके लिए अलग अलग से वर्ण क्या किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। तो आपको ये याद रखना है। अब अगला नियम हम देखते हैं। अगला नियम क्या कहता है? तो अगला नियम कहता है कि वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों की मात्राओं को न लिखकर उन्हें स्वतंत्र स्वर वर्णों के रूप में लिखा जाता है। इनको भी हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मैंने एक शब्द लिया तारा यहाँ पर, तो इस तारा को का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो ता प्लस आ प्लस रा प्लस आ, अर्थात हम उनके मात्रा के रूप में न लिखकर किसके रूप में लिखते हैं, तो इसके मात्रा के रूप में न लिखकर इसको वर्ण के रूप में लिखते हैं, पूर्ण वर्ण के। जैसे ता, फिर उसमें आ की जो ध्वनि छुपी है इसलिए यहाँ पर आ, उसके बाद रा और फिर उसमें आ की जो ध्वनि छुपी है उसको अलग करके इस तरीके से लिखते हैं। अर्थात हम स्वरों को मात्रा के रूप में न लिखकर हम उनके किस स्वरों को किस रूप में लिखते हैं, स्वतंत्र वर्णों के रूप में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ता से आ की जो ध्वनि को अलग किया तो हमने आ लिखा, रा से आ की ध्वनि को हमने अलग किया तो आ लिखा। उसी प्रकार जब हम वादा शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो वा प्लस आ प्लस दा प्लस आ, अर्थात हम इस प्रकार से इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अशुद्ध माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमेशा जो स्वर होगा वो स्वर वर्णों के रूप में लिखा जाएगा, स्वतंत्र रूप में लिखा जाएगा। तो इसका सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? वा से हम आ की ध्वनि को अलग करेंगे, इस प्रकार से इसको उनके मूल रूप में लिखेंगे स्वर को। उसी प्रकार जब दा बोलते हैं तो दा को में आ की जो ध्वनि छुपी है उसको हम उनके मूल रूप में लिखेंगे इस तरीके से। अब हम अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कहता है कि यदि किसी शब्द की शुरुआत री से हो तो उसका वर्ण विच्छेद करने पर री के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसको हम उदाहरण से समझने का प्रयास करें, जैसे कि ऋषि एक शब्द है, तो जब हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो री करेंगे तो उसके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वो री के रूप में ही लिखा जाएगा। उसके बाद शी में क्या है, शा और लघु ई की जो ध्वनि है वो छिपी है, तो इसमें इस प्रकार से इसको तोड़कर हम लिख सकते हैं, अर्थात इनका वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। उसी प्रकार जब हम ऋतु शब्द देखते हैं तो ऋतु शब्द में जब हम री लिखते हैं तो इसके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, स्वर वर्ण है और स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है। उसके बाद जब हम तू बोलते हैं तो ता में ऊ की जो ध्वनि छुपी है वो हमें सुनाई पड़ती है और उसको हम अलग करके इस तरीके से लिखते हैं। तो इस तरीके से हम इनका क्या कर पाते हैं, वर्ण विच्छेद कर पाते हैं। एक नियम हमें याद रखना है, यदि किसी व्यंजन के साथ री की मात्रा लगी हो तो, उदाहरण के स्वरूप अगर हम लोग देखें, कृपा एक शब्द है तो जब हम कृपा बोल रहे हैं तो का में री की जो ध्वनि है वो सुनाई दे रही है, तो हम जब क्री बोलते हैं तो का में री की जो ध्वनि है वो छिपी है। इस तरह हम का से री की ध्वनि को अलग कर लेते हैं और पा से आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लेते हैं इस तरीके से। नियम ये कहता है कि यदि किसी व्यंजन के साथ री की मात्रा लगी हो तो हम उस व्यंजन से री की मात्रा को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। उस परिस्थिति में जो री की जो मात्रा है उसमें हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, अर्थात जो री है वो अपने मूल रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार हम कृषि शब्द का यदि हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्री में फिर से री की जो ध्वनि है वो छिपी है, तो री की ध्वनि को अलग कर लेंगे। उसके बाद शा में
ई की जो ध्वनि है वो छुपी है, तो वहाँ पर हम ई की जो ध्वनि है उसको अलग कर लेंगे। इस प्रकार से हम कृषि शब्द का क्या कर पाते हैं, वर्ण विच्छेद कर पाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब हम कृषि का वर्ण विच्छेद करते हैं तो अक्सर यहाँ पर एक हमें कन्फ्यूज़न होता है। ज़्यादातर जो छात्र होते हैं उनको कृषि शब्द में जब उनका वर्ण विच्छेद किया जाता है तो कन्फ्यूज़न होता है, और इनकी जो ध्वनि है वो र की तरह सुनाई देने के कारण हमें इसमें अधिक कन्फ्यूज़न होता है। जैसे कि कई लोग या कई छात्र कृषि को का जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो का पर और रा प्लस सा और ई, इस प्रकार से इनका वर्ण विच्छेद करते हैं, जो कि क्या है, पूर्णतः गलत है। कारण ये है कि इनकी जो ध्वनि है वो रा से समान अवश्य रखती है, परंतु इनकी जो मूल ध्वनि है वो किसकी है, री की ध्वनि है। इसलिए इनका जो सही वर्ण विच्छेद होगा वो इस तरीके से होगा, न कि इस तरीके से। अब अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कहता है कि अनुस्वार के ठीक बाद जो व्यंजन आता है किसी शब्द में, तो वर्ण विच्छेद में अनुस्वार उसी वर्ग के पांचवें अक्षर जैसे पंचमाक्षर अंगा, इया, अणा, ना, मा के आधे रूप में बदल जाता है। अब इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एक शब्द है संकल्प, तो संकल्प का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम पाते हैं कि जैसे कि सा हो गया, सा में सबसे पहले आ की जो ध्वनि है वो छिपी है, तो हम सा से आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लेंगे। उसके बाद जो अनुस्वार है, तो अनुस्वार, तो नियम क्या कहता है कि जो अनुस्वार होगा, अनुस्वार के ठीक बाद में कौन सा है, का वर्ग है, तो का वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो क्या है, अंगा होता है। इस तरीके से तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, अंगा में परिवर्तित हो जाएगा। और कैसा अंगा रहेगा, तो आधा अंगा में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद का में आ की जो ध्वनि है छुपी, उसको हम अलग कर लेंगे का से। उसके बाद ला जो है, जो आधा जो ला है यहाँ पर, उसको हम हलंत के साथ लिखेंगे, जिसको हमने पहले भी नियम के अंतर्गत पढ़ लिया है। और उसके बाद जो पा है उसको में से आ की जो ध्वनि उसको अलग करके लिखेंगे। इस प्रकार से हमने संकल्प शब्द का क्या कर लिया, वर्ण विच्छेद पूरा कर लिया। इसको एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि चंचल शब्द है, तो चंचल शब्द में सबसे पहले हम चा का वर्ण विच्छेद करते हैं, तो चा में आ की जो ध्वनि है वो हमें सुनाई पड़ती है, तो चा से आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर जो अनुस्वार है उसको देखते हैं, तो अनुस्वार के पहले यहाँ पर कौन से वर्ण है, तो चा वर्ण है। तो नियम ये कहता है कि अनुस्वार के बाद जो भी वर्ण होगा तो उसके वर्ग के पांचवें जो वर्ण है उसमें अनुस्वार क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो चा वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो क्या होता है, तो या होता है। तो यहाँ पर ये अनुस्वार किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार या में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरीके से या हो गया। उसके बाद चा में आ की जो ध्वनि छुपी है उसको अलग कर लेंगे चा से, और ला में आ की जो ध्वनि छुपी है उसको हम अलग कर लेंगे। इस तरीके से हम चंचल शब्द का आसानी से क्या कर पाए, वर्ण विच्छेद कर पाए। अर्थात हमने चंचल शब्द का आसानी से वर्ण विच्छेद कर लिया। परंतु इसके कुछ अपवाद भी है। अब ये अपवाद क्या है इसको देखते हैं। तो इसके अपवाद क्या है कि यदि अनुस्वार के बाद या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा अर्थात अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आए, तो अनुस्वार सीधे आ के ऊपर लिखा जाएगा या आ के बगल में, इस प्रकार से तोड़कर लिखा जाता है, क्योंकि इसका कोई पंचमाक्षर वर्ग नहीं होता। कारण क्या है,
इस प्रकार से लिखे जाने का, क्योंकि अनुस्वार के बाद आने वाले जो वर्ण होते उनका कोई क्या नहीं होता, पंचमाक्षर नहीं होता। इस कारण से इनको इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे कि एक शब्द है संरचना, तो संरचना में जब हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले हम सा से आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद अनुस्वार हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, परंतु अनुस्वार के बाद जो र वर्ण है इनका कोई पंचमाक्षर नहीं होता, जिस कारण हम अनुस्वार को सामान्य रूप से या तो आ के ऊपर बिंदी लगा के इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद रा में आ की जो ध्वनि छुपी उसको अलग कर लेंगे। उसके बाद चा में जो आ की जो ध्वनि छुपी है उसको अलग कर लेंगे। उसके बाद ना में जो आ की जो ध्वनि छुपी है उसको अलग कर लेंगे। या फिर इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले सा हो गया, तो सा से हमने आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लिया। उसके बाद यहाँ पर अनुस्वार को कुछ इस तरीके से सुरेखा के ऊपर हम लिख सकते हैं। उसके बाद रा से आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लेंगे। फिर चा से जो आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लेंगे। फिर ना से जो आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमने संरचना शब्द का क्या कर लिया, वर्ण विच्छेद कर लिया। और ये दोनों तरीका क्या है, सही है। अब चलते हैं हमारे अगले नियम की ओर। हमारा अगला नियम क्या कहता है कि चंद्र बिंदु को हमेशा संबंधित स्वर के ऊपर ही लगाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्र बिंदु कोई एक स्वतंत्र स्वर नहीं है, बल्कि चंद्र बिंदु क्या है, एक स्वर के बोलने का या उच्चारण करने का एक तरीका है, जिसको नाक से क्या किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। इनको उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कि आँख। तो आँख शब्द का यदि हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो चूँकि आ जो मूल रूप में होने के कारण इनके वर्ण विच्छेद करने पर इनके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे। उसके बाद खा में आ की जो ध्वनि है छुपी है तो उससे हम उसको अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमने इस आँख शब्द का क्या किया, वर्ण विच्छेद यहाँ पे किया। जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चंद्र बिंदु है वो हमेशा स्वर के ऊपर ही लिखा जाएगा। अब हम रा के विभिन्न रूपों के नियम को देखते हैं। इससे पहले एक बात हमें याद रखनी है दोस्तों, कि रा का वर्ण विच्छेद शब्द में उसकी स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे कि यदि हम पहला अगर रूप देखें रा का, तो रा का जो पहला रूप है वो क्या है, रा का पूर्ण रूप है। नियम क्या कहता है कि रा अपने पूर्ण रूप में स्वर के साथ प्रयोग होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे कि रमन एक शब्द है, तो रमन शब्द में जो रा है वो स्वर युक्त है, अर्थात हम जब रा बोल रहे हैं तो हमें आ की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ रही है। यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो ये सामान्य रूप से इनका क्या होगा, वर्ण विच्छेद होगा। जैसे कि यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो रा से हम पहले आ की ध्वनि को अलग कर लेते हैं इस तरीके से, तो रा हो गया। उसके बाद हम माँ से आ की ध्वनि को अलग करते हैं तो माँ, और आ में ये विभक्त हो गया। उसके बाद इसी प्रकार ना से आ की ध्वनि को हम अलग कर इनका पूर्ण क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं। अब हम रा का रेफ रूप देखते हैं। इसके अंतर्गत नियम क्या कहता है, यह स्वर रहित आधा होता है, अर्थात ये जो रा होगा इसमें वो क्या हो गया, स्वर रहित होगा। और ये कैसे लिखा जाएगा, आधा लिखा जाएगा। अपने बाद वाले वर्ण से पहले बोला जाता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि धर्म। तो धर्म जब हम शब्द बोलते हैं तो जो रा है, जो रा का जो रेफ रूप है जो माँ के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, वो माँ से पहले बोला जाता है। और
माँ के पहले भी लिखा जाता है। जैसे कि इनका अगर हम वर्ण विच्छेद करें धर्म का, तो जैसे सबसे पहला जो अक्षर है धा है, तो धा से हमने आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लिया। उसके बाद अब ये जो रा है, जो रा का रेफ रूप है, उसको हम पहले बोलेंगे और लिखेंगे भी पहले आधा रा के तौर पर, और उसके लिए हमने नीचे हलंत का चिन्ह लगाया। उसके बाद हम माँ का जब उच्चारण करते हैं तो हमें आ की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है, माँ से हमने आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लिया। तो इस तरीके से हमने धर्म शब्द का वर्ण विच्छेद किया। उसके बाद अगला जो शब्द है शर्त। तो शर्त शब्द का यदि हम वर्ण विच्छेद करें तो सबसे पहले श से हम आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर देंगे। उसके बाद जो आधा रा है, या जिसको रेफ रूप कहा जाता है रा का, उसको लिखेंगे। उसके नीचे हम हलंत का चिन्ह लगाकर उसको लिखेंगे। उसके बाद ता से आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लिखेंगे। और इस तरीके से हमने शर्त शब्द का वर्ण विच्छेद पूरा कर लिया। अब रा के जो अगले रूप हैं पदेन रूप, पदेन रूप जो रा का होता है वो खड़ी पाई वाले वर्ण के नीचे लगाया जाता है। अब इसको हम देखते हैं नियम क्या कहता है। तो नियम क्या कहता है, यहाँ पहला व्यंजन आधा होता है और रा पूरा होता है। अर्थात नियम ये कहता है कि जिस भी वर्ण के नीचे, अर्थात जिस भी खड़ी पाई के नीचे जब हम रा का पदेन रूप लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो वर्ण या अक्षर जो होगा वो क्या होगा, आधा होगा। इस तरीके से क्या होगा, ये आधा होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम इसको देखें, जैसे कि क्रम एक शब्द है, तो ये का के जो नीचे यहाँ पर रा का जो पदेन रूप है वो लिखा गया है। अर्थात जब हम इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो का जो होगा क्या होगा, आधा होगा। चूँकि ये रा जो है वो अपने आप में क्या है, पूरा है। अर्थात नियम क्या कहता है कि रा जो है वो पूरा होगा। तो रा से आ की जो ध्वनि है उसको अलग करके हम लिख लेंगे, और आगे जो माँ है उससे भी हम आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लिख लेंगे। और इस तरीके से हम क्रम शब्द का क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं। उसके बाद प्राप्त जो शब्द है, प्राप्त में जो पा है, पा के नीचे एक रा का जो पदेन रूप है वो लिखा गया है। तो पा यहाँ पर क्या होगा, आधा होगा। अर्थात हलंत चिन्ह के साथ लिखेंगे। और उसके बाद रा में आ की जो ध्वनि है, दीर्घ आ की जो ध्वनि है वो छिपी है, तो रा के नीचे हलंत चिन्ह लगाकर उसकी ध्वनि को, दीर्घ आ की ध्वनि को उससे अलग कर लेंगे। उसके बाद जो आधा पा है उसके नीचे हलंत लगाकर उसको लिखेंगे। उसके बाद ता से जो आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लिखेंगे। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्राप्त शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं। अब हम रा का अगला नियम देखते हैं, जिसमें रा जो होगा वो पदेन रूप में ही होगा, परंतु वो गोलाकार वर्ण के नीचे, जैसे कि टा और डा के नीचे लगाया जाता है। तो इसके अंतर्गत नियम क्या कहता है कि यहाँ भी पहला व्यंजन आधा होता है और रा पूरा होता है। अर्थात जिस भी व्यंजन के नीचे जब हम पदेन रूप लिखते हैं रा का, वो क्या होता है, वो व्यंजन वर्ण आधा होता है, परंतु रा जो होता है वो क्या होता है, या पूर्ण होता है। रा जो होता है वो पूर्ण होता है। इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि राष्ट्र। तो जब हम राष्ट्र का वर्ण विच्छेद करते हैं तो रा से हम आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लेते हैं, दीर्घ आ की। उसके बाद आधा शा को हम हलंत चिन्ह के साथ लिखते हैं। उसके बाद जो ट्रा है, तो इसमें जो टा होगा वो क्या हो जाएगा, आधा होगा। नियम यही कहता है कि जो जिसके नीचे पदेन चिन्ह लगाया जाता है, रा का जो पदेन रूप लिखा जाता है,
वह वर्ण क्या होगा, आधा होगा। तो यहाँ पर टा के नीचे क्या लिखा गया है, रा का जो पदिन रूप है वो लिखा गया है, इसलिए जो टा जो होगा वो क्या होगा, आधा होगा। तो यहाँ पर टा के बाद हम रा लिखते हैं और रा में आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लिखते हैं। इस तरीके से राष्ट्र शब्द का हमने क्या किया, वर्ण विच्छेद पूरा किया। अगला शब्द हम देखें ड्रम। तो ड्रम के नीचे रा का पदिन रूप लिखा गया है, तो जो डा होगा वो क्या होगा, आधा होगा। इस तरीके से हलन चिन्ह के साथ इसको लिखेंगे। और रा में आ की जो ध्वनि है वो छिपी हुई है, तो रा से आ की ध्वनि को हम अलग कर लेंगे और इसी प्रकार मा से भी आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लेंगे। और इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ड्रम शब्द का वर्ण विच्छेद पूरा कर लिया। अब हम अर्ध व्यंजन के अंतर्गत कुछ विशेष व्यंजनों का अध्ययन करेंगे, जहाँ पर उनसे संबंधित जो विच्छेद है और उदाहरण को देखेंगे। तो जैसे कि द और या से मिलके क्या बना है, दा बना है। यदि हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें दा और या की जो ध्वनि है वो सुनाई पड़ती है। और यदि इसको और सिंपल करें तो या से हम आ की जो ध्वनि है उसको हम अलग करके इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा व्यंजन है, जैसे कि द्वा, इसमें दा और वा को एक साथ इस प्रकार से द्वा के रूप में लिखा जा सकता है। इसका यदि हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो दा, वा और आ में ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अर्थात ये द और व से मिलकर बनने के कारण जब इनका हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो द, व और आ में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। यदि हम द्वा और या का उदाहरण देखें, इसका अगर हम उदाहरण देखें, जैसे कि विद्या और विद्या, ये दोनों लेखन की दृष्टि से ये दोनों क्या है, सही हैं। ये भी सही है, विद्या और विद्या, इस तरीके से हम दोनों को लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम द्वा या का जब हमने वर्ण विच्छेद किया तो दा, वा और या में ये आ में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, टूट गया। और अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे कि द्वारा एक शब्द है, तो द्वारा को इस तरीके से भी लिखना सही है और इस तरीके से भी लिखना क्या है, सही है। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो व्यंजन है दा और धा, जब इन दोनों को जोड़ कर लिखा जाता है तो कुछ इस तरीके से हमें ये सुनाई देता है, दा धा में। अगर इसका हम वर्ण विच्छेद करें तो दा हो गया, धा हो गया, और सिंपल करें, सरल रूप में तोड़े तो ये आ हो गया। इनसे संबंधित अगर उदाहरण देखें, जैसे कि सिद्ध, तो सिद्ध को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और सिद्ध को इस तरीके से भी लिखा जाता है। दोनों जो तरीका है वो क्या है, पूर्णतः सही है। उसके बाद द और मा, दो व्यंजन वर्ण हैं। इसको अगर हम संयुक्त रूप से लिखें तो कुछ इस तरीके से हमें ये दिखाई देता है। तो अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो दा हो गया, माँ हो गया, और माँ से जब हम आ की जो ध्वनि है उसको अलग करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे पद्म, तो पद्म को इस तरीके से भी लिखा जाता है और पद्म को इस तरीके से भी लिखा जाता है। दोनों तरीका क्या है, सही है। उसके बाद अगला जो हमारा व्यंजन वर्ण है, जैसे कि दा और दा, जब आपस में ये मिलते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें अक्षर दिखाई देता है। और जब हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये दा और ये आ में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अगर हम इनसे संबंधित उदाहरण देखें तो जैसे कि रद, तो रद ये वाला जो उनका रूप है ये भी सही है, और रद ये वाला रूप भी क्या है, पूर्णतः सही है। उसके बाद अगला जो व्यंजन है वो क्या है, आधा ता और ता, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यदि हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो ता और ये आ में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है।
उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें जैसे कि वृत्त है, तो वृत्त का जो ये रूप है ये भी सही है, और इसी प्रकार वृत्त का ये रूप भी क्या है, सही है। उसके बाद व्यंजन का, आधा का और ता को हम देखते हैं, उसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। यदि हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो का को आधा, फिर ता को क्या कर सकते हैं, आधा कर आ की ध्वनि को अलग किया जा सकता है और इनका हम वर्ण विच्छेद कर पाते हैं। जैसे कि इनसे संबंधित अगर उदाहरण देखें तो भक्त, तो भक्त को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। उसी प्रकार अगर हम व्यंजन देखें, ना, आधा ना और ना, जब को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और यदि हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो आधा ना और फिर ना से हम आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि अन्न, अन्न को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखना क्या है, सही है। उसके बाद अगला जो हमारा व्यंजन वर्ण है जैसे कि आधा हार और माँ, जब इन दोनों को जोड़कर हम लिखते हैं तो हमें इस प्रकार से हमें ये दिखाई देता है। अर्थात जब हम हा और माँ का जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो माँ से हम आ की जो ध्वनि है उसको हम अलग कर लिखते हैं इस तरीके से। उदाहरण के तौर पर जैसे कि ब्रह्म, ब्रह्म, तो ब्रह्म को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और ब्रह्म को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। उसके बाद हमारा जो अगला जो व्यंजन वर्ण है ह्री, तो ह्री को लिखने के लिए केवल एक ही तरीका है और उसको इसी तरीके से ही लिखा जा सकता है। यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो आधा हा और री में ये क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हृदय, तो हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास जिसको कहा जाता है उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा शब्द है राम, तो राम का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें उपयुक्त जो नियम है जो हमने अभी पढ़ा है उसके आधार पर इनका यदि हम राम शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले रा से हम आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लेते हैं इस तरीके से। फिर माँ से आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लिखते हैं और इस तरीके से राम शब्द का हमने क्या कर लिया, वर्ण विच्छेद। इस तरीके से राम शब्द का हमने क्या किया, वर्ण विच्छेद किया। अगला जो हमारा शब्द है भारतीय, भारतीय शब्द का यदि हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले हम भा अक्षर को देखते हैं। तो भा से हम दीर्घ आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लिखते हैं। उसके बाद रा से आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लिखते हैं। उसके बाद भा से जो दीर्घ ई है उसकी ध्वनि को अलग कर लिखते हैं और अंतिम में या से आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लिखते हैं। इस तरीके से हमने भारतीय शब्द का क्या किया, वर्ण विच्छेद पूरा कर लिया। इसी प्रकार पंकज शब्द यदि हम देखें तो पंकज शब्द में सबसे पहले जो पा है उससे हमने आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लिया, परंतु यहाँ पर पा के ऊपर क्या है, अनुस्वार है। और हमने अनुस्वार वाला जो रूल है, नियम है, उसमें हमने पढ़ा था कि अनुस्वार के बाद कोई भी अगर व्यंजन वर्ण है तो उसके वर्ग के पांचवें वर्ण में वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे का जो पांचवा वर्ण होता है वो क्या होता है, अंगा होता है। और कैसे रूप में परिवर्तित होगा, तो आधे रूप में परिवर्तित होगा। उसके बाद हम का से आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लेंगे। फिर जा से जो आ की जो ध्वनि है उसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। और इस तरीके से हमने पंकज शब्द का वर्ण विच्छेद पूर्ण कर लिया। उसके बाद उपयुक्त जो शब्द है इसका हम वर्ण विच्छेद देखते हैं। तो सबसे पहले ऊ क्या है, अपने स्वतंत्र मूल रूप में है, अर्थात ऊ एक स्वर है। इसमें
नियम के आधार पर ऊ में क्या नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यह पहले से ही अपने क्या है, मूल रूप में है। तो हम ऊ को जेव कहते हैं, उसी तरीके से लिखेंगे। उसके बाद पा से जो है आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लेंगे। उसके बाद जो यू के ऊपर आधा रा है, अर्थात रा का जो रेफ रूप है, जिसको बोलने और लिखने में पहले प्रयोग किया जाता है नियम के अनुसार, जो रा का जब हमने नियम पढ़ा है उसके अनुसार, तो रा आधा रा को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हलंत चिन्ह के साथ। उसके बाद जो यू है में से आ यू की जो ध्वनि है उसमें से ऊ की ध्वनि को या से क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद आधा का के नीचे हलंत लगाएंगे नियम के अनुसार नियम के अनुसार का के नीचे हलंत लगाएंगे और उसके आगे कोई भी स्वर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, अर्ध अक्षर के तौर पर यहाँ पर का शब्द में प्रयोग किया गया। उसके बाद जो ता है उससे आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर इनका वर्ण विच्छेद पूर्ण कर लेंगे। उसके बाद अगला जो शब्द है त्रिभुज, तो त्रिभुज में जो त्रा है, तो त्रा जो होता है वो 3 ध्वनि से मिल के बना होता है, हमें पता है। तो त्रा का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो ता रा में ये परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ पर लघु जो ई है उसकी ध्वनि त्रा में शामिल है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई को रा से अलग कर लेंगे। उसके बाद भा से जो ऊ की जो ध्वनि है, जो लघु ऊ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लिख लेंगे। उसके बाद ज से जो आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लिख लेंगे, और इस तरीके से हमने त्रिभुज जो शब्द है उसको हमने त्रिभुज शब्द का वर्ण विच्छेद पूरा कर लिया। उसके बाद अगला जो शब्द है विद्यालय, तो विद्यालय का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले जब हम व देखते हैं तो व में कौन सी मात्रा लगी है, लघु ई की जो मात्रा है वो लगी है, तो वी से हम ई की जो ध्वनि है यानी कि अर्थात व से जो लघु ई की जो ध्वनि है उसको अलग कर लिखेंगे। इसके बाद दा का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। इसको हमने अभी अर्ध व्यंजन में जिसका अध्ययन अभी हमने किया कि तो ये दा कैसा होता है, दा और या का क्या है, संयुक्त रूप होता है, और इसके साथ क्या है, दीर्घ आ की जो ध्वनि है वो छिपी है, तो आ से हम दीर्घ आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लेंगे। उसके बाद ला जो है, ला से हम आ की ध्वनि को अलग कर लेंगे। उसके बाद या से हम आ की ध्वनि को अलग कर इनका क्या कर लेंगे, पूर्ण रूप से वर्ण विच्छेद कर लेंगे। उसके बाद विद्युत जो शब्द है, तो फिर से उसी क्या करेंगे, व से जो लघु ई की जो ध्वनि है उसको अलग कर लिख लेंगे। उसके बाद हमें पता है कि जो दा है वो दा और या का क्या है, संयुक्त रूप है, तो इस तरीके से इसको तोड़कर लिख लेंगे। और चूंकि यू में लघु ऊ की जो ध्वनि है वो छुपी है, तो उसको हम अलग कर लिख लेंगे। उसके पश्चात हम ता से जो आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लिख लेंगे। इस तरीके से हमने विद्युत जो शब्द है उनका क्या कर लिया, वर्ण विच्छेद पूरा कर लिया। अब हम अगला शब्द सिद्ध शब्द को देखते हैं। सा से लघु ई की जो ध्वनि है उसको अलग कर लेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पर जब धा इस तरीके से लिखा जाता है किसी वर्ण के नीचे, व्यंजन वर्ण के नीचे, तो धा क्या होता है, पूर्ण होता है, जिसको हमने अर्ध व्यंजन में अभी पढ़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो दा होगा वो पहले लिखा जाएगा क्योंकि आधा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। उसके बाद यहाँ पर हम धा को लिखेंगे और धा से हम आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर इनका पूर्ण रूप से वर्ण विच्छेद पूरा कर लेंगे। उसके बाद अगला जो शब्द है उत्तर, तो उत्तर शब्द में जो ऊ जो है अपने मूल रूप में, अर्थात ये स्वतंत्र स्वर वर्ण के रूप में है, इसलिए ये अपने मूल रूप में ही जेव कहते हुए लिखा जाएगा। उसके बाद जो ता है, तो यहाँ पे ता जो है वो आधा ता और पूर्ण ता के योग से बना है, जैसा कि आप इसको देख पा रहे होंगे। तो इसको हम उसको आधा ता और
पूर्णता में तोड़ लेंगे और उसके पश्चात ता से आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लिख लेंगे और अंतिम में रा से आ की जो ध्वनि है उसको अलग कर लिख लेंगे। इस तरीके से हमने उत्तर शब्द का भी पूर्ण रूप से वर्ण विच्छेद कर लिया है। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि वर्ण विच्छेद की परिभाषा और वर्ण विच्छेद से संबंधित जितने भी नियम मैंने पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। यह वर्ण विचार का अंतिम क्लास था। यदि वर्ण विचार के पूरे चैप्टर से संबंधित आपके कोई भी सवाल है या डाउट है तो उनको कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।